वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने नया चैप्टर, नया टॉपिक जो कि है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो फुल डिटेल कंप्लीट स्टडी करेंगे हम आज के लेक्चर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोशिश ये रहेगी कि आप एंड तक बने रहें, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये पढ़ना, व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? देखो, हमारा जो संसार है, ठीक है, उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो इन सबको आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका एक लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन भी इसमें लिखी हुई है। लिविंग वर्ल्ड क्या बोल रहा है? वास्ट एंड डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं और उनका जो कलेक्शन आपको दिख रहा है, वो कलेक्शन को अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो क्या तैयार हो गया हमारा लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमें प्लांट भी मिलेंगे, वेराइटी ऑफ प्लांट मिलेंगे, कुछ हर्ब्स होंगे, कुछ शर्ब्स होंगे, ठीक है, ट्रीज होंगे, अंडर शर्ब्स होंगे, एनिमल्स मिलेंगे, आपको वेराइटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, और आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और अगर देखना हमें तो हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का। तो सारों को जब हम जोड़ देंगे तो एक वर्ल्ड तैयार होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, हम प्लांट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्लांट से फूड ऑब्टेन करना है, हमें प्लांट से फूड लेना है। ठीक है, प्लांट इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, क्योंकि उसे भी अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म कराना है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो लिविंग है कि नहीं है। ठीक है, तो एक मैं आपको बेसिक चीज बताती हूँ। सपोज ये हमारे पास एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सेल बोलेंगे। तो इसको हम सर्कुलर स्ट्रक्चर को सेल कब बोलेंगे? हम इसको बॉल क्यों नहीं बोल सकते? हम इसको सेल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या है? आप कहोगे लिविंग मैटर है। क्या है इसके अंदर? लिविंग मैटर। और उस लिविंग मैटर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। उस लिविंग मैटर को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब सेल के प्रोटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मैटर। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइन करती है लिविंग को? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक ऐसी एबिलिटी है इंडिविजुअल्स की जिससे वो अपने ऑफस्प्रिंग्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो वो देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं हम उन सबको जोड़ देंगे, कंपाइल कर देंगे, तो क्या तैयार हो जाएगा? आप कहोगे एक प्रोसेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरीकों का होता है। एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और एक होता है बच्चों एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स इनटू सिंपलर वंस। सो एक ऐसी रिएक्शन जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो डाइजेशन में क्या है? पार्टिकल्स जो है वो टूट रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल, और सिंपल पार्टिकल्स में क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बॉडी में क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, और जब हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगी और क्या बनाएंगी बॉडी में? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसिड क्या है? सिंपल। तो जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिक रिएक्शन। सो हमारी बॉडी में
टाइम टू टाइम कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती है और हमारी बॉडी में एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होती है। इन सारी रिएक्शंस को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में हो रही है, जब हम उनका सम कर देते हैं तो एक प्रोसेस तैयार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये क्या होता है? अब जैसे आप सपोज घर के अंदर बैठे हो, ठीक है, अचानक से आपको ऐसा लगा कि बाहर कुछ हुआ है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो आपने लाइव नहीं देखा उसको जाके, बट आपको रियलाइज हो गया कि बाहर कुछ हुआ है। तो बाहर जो हो रहा है वो क्या है? स्टिमुलस। क्या हो रहा है बच्चों? सराउंडिंग में जो भी हमारे हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और हम जब उसके टुवर्ड देते हैं रिस्पॉन्स, तो वो क्या होता है? रिस्पॉन्ड। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या करते हैं? स्टिमुलस के टुवर्ड रिस्पॉन्स करते हैं। अब वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया, तो मेरा क्वेश्चन क्या आपके लिए? स्टिमुलस, और आप मुझे आंसर दे रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया? रिस्पॉन्स। तो जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है वो स्टिमुलस है, और हम जब उसकी तरफ अपना कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्ड। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये डिफाइन करती है कि जो भी इंडिविजुअल है वो क्या है? लिविंग इंडिविजुअल है। ठीक है। अच्छा भाई, तो लिविंग वर्ल्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में? पहले पढ़ेंगे एनिमल्स की डाइवर्सिटी। ठीक है, कितनी ज्यादा एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट है, उनका क्लासिफिकेशन और उनका इंटरेक्शन, यही हमें डिटेलिंग में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक, चलो वो स्टार्ट करते हैं। अब की एस्पेक्ट क्या है लिविंग वर्ल्ड के? सबसे पहला एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी और दूसरा है इंटरकनेक्टेडनेस। अब इसको भी समझिए। सपोज हमारे पास एक एरिया है, हमारे पास एक एरिया है, तो आपको डेफिनेशन क्या बोलना है? लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, large number of species, living species present in particular area, defined biodiversity। जितनी ज्यादा स्पीशीज एक पर्टिकुलर प्लेस में प्रेजेंट होगी, वहां की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्लियर है? दूसरा इंटरकनेक्टेडनेस। अब देखो जितनी भी स्पीशीज हैं, आप कोई सपोज जैसे देखो जंगल जाते हैं हम लोग, तो अब देखो आपको डियर भी दिख रहा होता है और आपको लॉयन भी दिख रहा होता है। ठीक है। तो इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। ठीक है। अब जिस पे अटैक हो रहा है वो कौन है? प्रे। जो अटैक कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडेटर। इनकी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन आता है? आपको अगर लैकेंस आते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? लैकेंस किसके कनेक्शन से बने? आपको अगर एल्गी और फंगाई। ठीक है। अब फंगाई क्या प्रोवाइड करता है? आपको अगर शेल्टर। एल्गी क्या प्रोवाइड करता है? आपको अगर फूड। ठीक है। सो इनके रिलेशनशिप में इन दोनों को एक दूसरे से क्या फायदा हो रहा है? तो ऐसी रिलेशनशिप जिनमें स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और लास्ट स्टेप है न्यूट्रिएंट साइकिल। आपने कोई चीज एनवायरनमेंट से ली, ठीक है, और आपके मरने के बाद वो चीज दोबारा एनवायरनमेंट में वापस चली गई। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है। लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। देखो सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ स्टार्ट एक सिंगल सेल से होती है, और उस एक सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने अभी आपको बताया ना, ज़ायगोट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ज़ायगोट। तो ये पहला ऐसा सिंगल सेल है जिसे कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तैयार होते हैं। अब ज़ायगोट है, ऑब्वियस सी बात है, ज़ायगोट में क्या होगी बेटा? डिवीजन होगी। यहाँ डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो सबसे पहले 2 सेल स्टेज आएगी, देन 4, देन 8, देन 16, और 16 सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मॉरुला। मॉरुला के बाद कौन सी स्टेज आएगी? आप कहोगे ब्लास्टुला। अब यहाँ पे आपको मास ऑफ सेल दिख रहा है जिसमें 32 सेल्स है। कितने सेल्स है?
32 सेल्स। अब यही सिमिलर सेल्स कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? टिश्यू का। टिश्यू कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? आप कहोगे ऑर्गन का। ऑर्गन कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करेगा तो कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन है मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो भाई, हमारी जो पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसमें हमारी क्या होती है? हम ग्रो करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होती है। तो ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब इसमें कैसे समझाओगे आप ग्रोथ? देखो, ग्रोथ लिविंग की भी होती है, ग्रोथ नॉन लिविंग की भी होती है। ठीक है, अब नॉन लिविंग की ग्रोथ कैसे होती है? किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप एक ही जगह पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दो, एक समय आएगा आपको उसकी क्या दिखने लग जाएगी? ग्रोथ। जैसे मॉर्निंग की आपने ट्रॉली डलवा दी, उसकी क्या दिख गई आपको? ग्रोथ। ठीक है, तो घर में कचरा फैल रहा है, आपने साफ नहीं किया तो उसकी ग्रोथ आपको दिखने लगी। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ होती ही है, सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। नॉन लिविंग में भी क्या होती है? ग्रोथ देखने को मिलती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब आगे देखें। हाँ भाई, तो देखो भाई, अब हमारी पूरी लाइफ स्पैन में कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले आता है बर्थ, फर्स्ट फेज बोलेंगे हम लाइफ की, और सबसे बच्चों लास्ट में आती है डेथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडिंग फेज बोलते हैं। यही चीज प्लांट में भी आपको देखने को मिलेगी और यही चीज आपको एनिमल में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले होती है बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद कौन सी फेज आती है? आप कहोगे जुवेनाइल, जिसमें जो बेबी होता है वो क्या करता है? ग्रो करना होता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल के बाद कौन सी फेज आती है? आप कहोगे एडल्ट स्टेज आती है। ठीक है, एडल्ट के बाद आती है बेटा एजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बुढ़ापा, और देन फाइनली होती है हमारी डेथ। तो हमारी पूरी लाइफ साइकिल में, लाइफ स्पैन में कितनी फेजेस है? आप कहोगे 5। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट में भी देख लो, ये तो एनिमल का मैंने आपको बताया है। प्लांट में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? आप कहोगे जर्मिनेशन, जहां से बर्थ स्टार्ट होता है प्लांट का। तो प्लांट के केस में बर्थ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद कौन सी स्टेज आती है? आप कहोगे वेजिटेटिव स्टेज आती है, जिसमें आपको क्या क्या दिखेगा? आपको छोटे से रूट, छोटे से स्टेम और छोटी छोटी आपको लीव्स देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली स्टेज कौन सी होती है? आप कहोगे रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? आप कहोगे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। उसके बाद पत्तियां टूट के गिरती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेनेसिस। और लास्टली प्लांट की भी क्या होती है? डेथ। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये है, एक है प्लांट का लाइफ स्पैन, मैंने आपको बता दिया, और एक मैंने आपको बताया एनिमल का लाइफ स्पैन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। देखो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों? देखो, कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज भी दुनिया में होती है जो यंगों का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। कुछ ऐसे मेल और फीमेल्स भी हैं जो बेबीज का प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि कुछ स्पीशीज में प्रोसेस हो रहा है और कुछ स्पीशीज में प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। बच्चों, ये स्टेप भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप आता है आपका क्लासिफिकेशन। देखो, कोई भी साइंटिस्ट जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता है तो किस बेसिस पे करता है?
हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करते हैं तो 3 चीजों के बेसिस पे करते हैं. सबसे पहला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा उसका रिलेशनशिप, तीसरी उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ठीक है, सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा क्या है रिलेशनशिप, तीसरा क्या है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. इस बेसिस पे हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, सिस्टम क्या है भाई, देखो इकोसिस्टम आपको देखना है कि किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में क्या हो रहा है इंटरैक्शन. ठीक है, अब हम लिविंग है बट हम नॉन लिविंग कंपोनेंट से भी क्या कर रहे हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे लैंड, एयर, वाटर. ठीक है, सो इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम. फिर ये थोड़ा सा चार्ट आपको गिवन है. हालांकि हमने सब पढ़ लिया है. नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, क्योंकि अब ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग में क्यों रखा गया, क्योंकि नॉन लिविंग की भी ग्रोथ होती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट. और रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि हर एक स्पीशीज की एबिलिटी नहीं होती है यंगर्स को प्रोड्यूस करने की. सो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बोथ आर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और इंटरैक्शन. ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है वो है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, अब लिविंग वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में मिलेगा, इस डाइवर्सिटी में हमें प्लांट देखने को मिलेंगे बच्चों, एनिमल देखने को मिलेंगे, और किस तरीके से प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर रहे हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं. दूसरा 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज जो हैं वो क्लासिफाई की गई है अभी तक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ठीक है, अभी तो और भी ज्यादा हो गई होंगी बट एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है. 2006 के एडिशन की बार छपाई हो जाती है. ठीक है, तो जितनी भी आपकी आगे जो डिस्कवरी हो चुकी है वो अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. ठीक है, फिर आगे देखिए. अब बायोडाइवर्सिटी जो है मैंने आपको बता दिया, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया. तो देखिए भाई बायोडाइवर्सिटी के नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ. ठीक है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म और उनका जो नंबर है वो क्या डिफाइन करती है, अर्थ में प्रेजेंट उनकी बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, दूसरा मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो वर्ल्ड में है और हमारे सराउंडिंग में, बट हम उन्हें जानते हैं किस नेम से, आप कहोगे उनके लोकल नेम से. ठीक है, तो अब हर जगह आप कहीं सपोज कहीं आप फॉरेन कंट्रीज जाओ विजिट करने के लिए और वहाँ आपको तुलसी का पौधा चाहिए घर पे लगाने के लिए, तो वहाँ जाके क्या कहोगे वहाँ के वेंडर से, आप तुलसी का पेड़ दे दो, वो देगा ही नहीं आपको, क्योंकि वहाँ पे उसको किसी और नाम से जाना जाता होगा. तो अब हर जगह जाके हर प्लेस के अकॉर्डिंग एनिमल्स और प्लांट के नेम को याद रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है. इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या दिया, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया, किसको, प्लांट्स को और एनिमल्स को, ताकि हम वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाए एक वो जो उसका साइंटिफिक नेम है वो हर जगह फॉलो अप होगा. ठीक है, देखिए जो मैंने आपको पॉइंट बोले वो सारे नाम दिए गए थे. तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या किया, नेमिंग सिस्टम स्टार्ट किया जिसको क्या बोला गया, नॉमेनक्लेचर. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद नाम के बेसिस पर उस ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा. ठीक है, और फिर सबसे पहले जब कोई भी स्पीशीज हमें दिखती है, अब कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने किसी की नेमिंग कर दी, अब हमें कोई नई स्पीशीज मिली तो सबसे पहले हम उसको करते हैं आइडेंटिफिकेशन उसका. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन, और इस ओवरऑल स्टेप को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी. ठीक है, क्लियर है. तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए. टेक्सोनॉमी क्या है, टर्म टेक्सोनॉमी दिया था एपीडी कॉन्डेल में, याद रखिए पॉइंट, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है आपको मिलेगा. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम
प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं. किसकी स्टडी करते हैं? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ठीक है. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? आप कहोगे लीनियस. ठीक है. पूरा नाम क्या है इनका? कैरोलस लीनियस. ठीक है, लीनियस. देन अब आगे देखें, 3 स्टेप मैंने आपको बताया. सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, पहचानते हैं उसको कि जो प्लांट है हमारा, ठीक है, उसमें कौन सी कैटेगरी है. उसके बाद क्या करते हैं? उसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं. देन उसके हम उसके बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं. तो ये 3 स्टेप है जो बेसिक स्टेप है किसके? टैक्सोनॉमी के. ठीक. The word systematic is derived from the Latin word. अब जो systematic word आया है, ये कौन से लैटिन वर्ड से आया? कहोगे सिस्टमा से आया है. इससे आया सिस्टमा से. और सिस्टमा का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एक सीरीज में किसी भी एनिमल स्पीशीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स. ठीक है. तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को एक सिस्टमेटिक वे में क्या करेंगे, या प्लांट्स को सिस्टमेटिक वे में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स. ठीक है. देन आगे देखें, चलो बस. हाँ भाई, अब आगे देखिए. तो सिस्टमैटिक मैंने आपको बता दिया. टर्म सिस्टमैटिक किसने दिया था? लीनियस ने. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से. ठीक है. लीनियस ने टर्म यूज किया था सिस्टमा नेचर. ठीक है. ये सिस्टमा नेचर क्या था? पब्लिकेशन के टाइटल का नाम था. ठीक है. नेक्स्ट, सिस्टमैटिक्स एग्जैक्टली क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी. टैक्सोनॉमी आपने पढ़ लिया. टैक्सोनॉमी क्या है? किसी भी स्पीशीज का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन. साथ ही साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी स्टडी करना. और इन दोनों को जब हम जोड़ देते तो क्या बन जाता है? सिस्टमैटिक्स. ठीक है. फाइलोजेनी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. फिर आता है आपका क्लासिकल टैक्सोनॉमी. क्या होता है? क्लासिकल टैक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या करते थे? ऑब्जर्व करते थे. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? बाहर से एक्सटर्नल फीचर्स को. ठीक है. जैसे आपने कोई फूल देखा तो वो कौन से कलर का? रेड कलर का है. ठीक है. अब रेड कलर का है, ऊपर से प्लांट कैसा है? आप कहोगे अंडर शेप्स में आ रहा है. उसकी स्टेम कैसी है? आप कहोगे ग्रीन इन कलर है. तो कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे आपने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया. ठीक है. तो जब भी हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ठीक है. जबकि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. हम एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं, उसकी एनाटॉमी देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसको क्लासिफाई कर रहे हैं. तो ये है आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी. ठीक है. फिर आता बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. सो व्हाट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? तो समझिए, किसी भी एनिमल के कितने नेम होंगे? आप कहोगे 2 नाम होंगे. ठीक है. तो 2 नेमिंग सिस्टम इज नोन एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ठीक है. तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था. ठीक है. और उन्होंने अपनी बुक थी उनकी, ठीक है, फिलोसोफिया बोटानिका, उसमें उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को क्या किया? एक्सप्लेन किया. ठीक है. क्लियर है. और सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को जिस बुक में उन्होंने यूज किया है उसका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम. एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, प्लीज पढ़ के जाइएगा. अब यूनिवर्सल रूल क्या है तो वो देख लीजिए आप. सबसे पहले सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपसे मैंगो का. अब मैंगो क्या है? मैंगो क्या बोलते हैं हिंदी में? आम बोलते हैं. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं. साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा? तो साइंटिफिक नेम होगा मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है. तो आगे वाला जो नेम होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम. क्या बोलेंगे? जेनेरिक
नेम। और पीछे वाले को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इज कॉल्ड जेनरिक नेम, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जीनस भी बोलते हैं, और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशीज। ठीक है, तो हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट का जेनरिक नेम भी होगा और उसका स्पेसिफिक एपिथेट भी होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर है? कैसे लिखते हैं इसको? मैंने तो सीधा सीधा लिख दिया है, बट इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, और लिखने के बाद हम इसको अंडरलाइन भी करते हैं। तो ये रूल है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, क्लियर है? अब साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों? आपको लिनियस। तो जब उसने नेमिंग स्टार्ट करी थी, तो नेमिंग के बाद उसका उनका नाम भी लिखा जाता था, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिनेन। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग अपने आगे के टॉपिक की तरफ। ये आप कुछ पॉइंट्स पढ़ के जाइएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले आता है ICBN। ठीक है, एक्सपैंड एग्जाम में आता ही आता है। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को नेमिंग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICNCB ये नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियाज है, और ICNCP जो है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स है। कल्टीवेटेड प्लांट्स जो प्लांट्स हम उगाते हैं, और ऐसी हाइब्रिड वैरायटीज जो दो अलग अलग प्लांट के फ्यूजन से आती है उसको भी हम नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। किसके अंदर? ICNCP के अंदर। ठीक है, चलो आगे। देखो उसी के आगे नेक्स्ट है ICNVN। इसका मतलब क्या? वायरल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है बच्चों हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? क्या होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है भैया, KPC ऑफ GS। KPC याद रखो, कौन बनेगा करोड़पति? तो उसी से आपको याद रखना है KPC ऑफ GS। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो ये आपको KPC ऑफ GS। तो देखो भाई, तो जब अब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट रैंक है, ये लार्जेस्ट कैटेगरी है, वो कौन सी है बच्चों? किंगडम। और सबसे स्मॉलेस्ट रैंक और कैटेगरी कौन सी है? आप कहोगे स्पीशीज। ठीक है, क्लियर है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने आपको बेसिक यूनिट बता दी, कौन सी है? आप कहोगे स्पीशीज, सबसे स्मॉलेस्ट रैंक, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी, और सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम। आपको 2 ही पढ़ना है। पहला पढ़ना किंगडम प्लांट की, उसमें सारे प्लांट्स आएंगे। दूसरा है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे? समझने के लिए देखिए, सिमिलर स्पीशीज, organism having similar species forming genus। सिमिलर और रिलेटेड जीनस क्या फॉर्म करते हैं? फैमिली। रिलेटेड फैमिली क्या फॉर्म करती है? आप कहोगे ऑर्डर। रिलेटेड ऑर्डर क्या फॉर्म करते हैं? आप कहोगे क्लास। रिलेटेड क्लास क्या फॉर्म करता है? आप कहोगे डिवीजन या फिर फाइलम। रिलेटेड फाइलम क्या फॉर्म करता है? आप कहोगे किंगडम। तो आपको जो स्टडी करनी है वो नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, सिमिलर स्पीशीज, जीनस, रिलेटेड स्पीशीज, रिलेटेड जीनस, फैमिली, रिलेटेड फैमिली, ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर फॉर्मिंग क्लास, रिलेटेड क्लास फॉर्मिंग फाइलम, रिलेटेड फाइलम फॉर्मिंग किंगडम। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स जो पता होने चाहिए। देखो डिवीजन टर्म किसने दिया था? आप कहोगे जे इक्लर ने दिया। ठीक है, सफिक्स का मतलब क्या है? जो एंडिंग में आता है, किसी भी नाम के एंडिंग में जो टर्म्स आते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, और स्टार्टिंग में जो टर्म आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्रायोफाइटा, तो फाइटा टर्म दिया था एज अ सफिक्स, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है,
क्लास जो कैटेगरी है उसको नाम दिया था लीनियस ने, ठीक है। सफिक्स क्या है इसका, आप कहोगे इन्होंने सफिक्स दिया था फाइसी, ऑक्सिडा, ठीक है, और एई। तो एई का यूज होता है कहोगे डाइकोट्स और मोनोकोटिलेडन में, ऑक्सिडा का यूज होता है कहोगे ब्रायोक्सिडा और लैकोक्सिडा में, जबकि फाइसी टर्म का यूज होता है क्लोरोफाइसी और आपकी साइनोफाइसी एल्गीज में यूज होता है। फिर आता है आपका लीनियस। लीनियस ने कौन सी कैटेगरी दी थी कहोगे ऑर्डर, और ऑर्डर के लिए कौन सा सफिक्स दिया था कहोगे एज। एग्जाम्पल पोएम्स। जो जॉन रे थे उन्होंने कौन सी कैटेगरी दी थी कहोगे फैमिली और ट्राइब। फैमिली का सफिक्स क्या है एसी, ट्राइब का सफिक्स क्या है एई, ई ए ई, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। फिर आता है, फिर मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है सारा का सारा कि रिलेटेड स्पीशीज फॉर्मिंग जीनस, रिलेटेड जीनस फॉर्मिंग क्लास, रिलेटेड क्लास और सॉरी देखो इसी रूल से सारी चीजें याद करो। रिलेटेड स्पीशीज जीनस, रिलेटेड जीनस फैमिली, रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर फॉर्मिंग क्लास, रिलेटेड क्लास फॉर्मिंग फाइलम, रिलेटेड फाइलम फॉर्मिंग किंगडम। तो केपीसी ऑफ जीएस का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो आगे, टर्म स्पीशीज किसने दी थी, जॉन रे ने दी थी, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, ठीक है। इसमें बेस्ड दिया था कहोगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले सपोज देखिए हमारे पास ये दो एरिया है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो शीप की स्पीशीज है। किसकी स्पीशीज है, आप कहोगे शीप की स्पीशीज है, ठीक। अब कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ कि ये जो स्पीशीज थी बाढ़ में बह गई, बह के दूसरे एरिया में पहुंच गई, ठीक है, दूसरे प्लेस में पहुंच गई। अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता है हमेशा। फ्लक्चुएट का मतलब क्या, गर्मी भी आ रही, सर्दी भी आ रही, बरसात भी आ रही है, ऑटम भी आ रहा है, समर भी आ रही है। और जिस प्लेस पे वो पहुंच गई वहां पे 12 महीने सर्दी रहती है। एरिया चेंज हो गया, अब क्या होगा, अब इनका जो ब्रीडिंग सीजन होगा वो क्या होगा, आप कहोगे इनका ब्रीडिंग सीजन जो है वो आप मान लो जुलाई अगस्त में, जब बरसातें पड़ती तभी मेटिंग करते हैं। अब वहां पे बरसातों का जो सीजन है वो अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो अब इनका जो मेटिंग सीजन है वो क्या हो गया, अक्टूबर हो गया। अब इन स्पीशीज को जब हम दोबारा एक साथ रखेंगे, ठीक है, तो भी वो चाह कर भी मेटिंग नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। तो स्पीशीज तो सिमिलर है बट ये कैसी स्पीशीज है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। क्लियर हुआ। फिर देखिए आगे, देखिए पॉइंट, हाँ भाई कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। According to him, species is a group of closely related individuals. आप किस बेसिस पे कहोगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, एनाटॉमिकली, बायोकेमिकली कैरेक्टर्स, ठीक है, उनका जीन पूल जो है वो कॉमन हो और वो आपस में इंटरब्रीड भी कर पाए। इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो, स्टेराइल ऑफस्प्रिंग ना प्रोड्यूस करे। तो जब ये तीन प्रॉपर्टीज ये कंटेन करेंगे, ठीक है, तब जाके ये आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेंगे, जेनरा का, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, कौन सी स्पीशीज, कहोगे सेपियंस, और जीनस क्या है इनका, होमो। तो साइंटिफिक नेम क्या इनका लिखा गया, होमो सैपियंस, ठीक है। फिर देखिए जीनस में क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ठीक है। अब जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल है और आपका मकोई है, इनका जीनस क्या है, सिमिलर है, सोलैनम। जीनस कैसा है इनका, सिमिलर है, आपका सोलैनम। ऐसे ही आपका लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इनका जीनस भी सिमिलर है, पैंथरा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। फिर आते फैमिली। फैमिली देखिए फटाफट। अब रिलेटेड जेनरा, ठीक है,
रिलेटेड जेनरा। अब इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज ज्यादा मैच भी कर सकती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज कम भी मैच कर सकती हैं, ठीक है। तो विद इवन लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। तो जीनस और स्पीशीज के कंपैरिजन में कुछ ही कैरेक्टर मैच कर सकते, उनमें ज्यादा प्रॉपर्टीज मैच करेंगी और इनमें कम प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, ठीक है। तो अब ये जो फैमिलीज है, इनमें जो हमने कैरेक्टराइज किया इनको वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे किया। जैसे एग्जांपल 4 रिलेटेड जेनरा जैसे सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा और एट्रोफा, ये कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलोनेसी, इनकी फैमिली सिमिलर है, ठीक है। उसी तरीके से पैंथरा और फैलिस, पैंथरा क्या आपका टाइगर भी हो सकता है, ठीक है। फैलिस का कैट, कौन सी फैमिली में रखा गया इनको, फैलिडे। अब आता ऑर्डर, रिलेटेड फैमिलीज जब जुड़ेंगी, इवन लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, क्या फॉर्म होगा, ऑर्डर, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्वुलेसी फैमिली, सोलोनेसी फैमिली, ये दोनों ही एक ऑर्डर में रखे गए पॉलीमोनियस, ठीक है। क्योंकि ये किस बेसिस पे रखे गए, क्योंकि इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, फ्लावर्स के कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। उसी तरीके से फैलिडेई और कैनिडेई, ये दोनों अलग अलग फैमिलीज हैं, बट किस में रखी गई है, कार्निवोरा में, क्योंकि ये क्या खाते हैं, फ्लैश। फिर आती बच्चों क्लास, रिलेटेड ऑर्डर क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्लास, ठीक है। इस एग्जांपल सैपेंडेल्स के अंदर आता है मैंगो, पॉलीमोनियस, ठीक है। अब ये सब इंक्लूड कर दिया हमने एक ही क्लास के अंदर, कौन सी क्लास है, डाइकॉट्स, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से मैन है, मंकी है, कार्निवोरा है, ये सब एक ऑर्डर में रख दिया गया, ठीक है। किसमें, आपका होगी क्लास मैमेलिया के अंदर। फिर आता आपका डिवीजन, डिवीजन देखिए, देखो भाई, रिलेटेड क्लास क्या फॉर्म कर रही है, कहोगे डिवीजन। जैसे डाइकॉट, मोनोकॉट बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्मी, ठीक है, क्लियर है। मैमेलिया, एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया किससे बिलोंग कर रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। अब हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है आपकी, किंगडम। तो रिलेटेड फाइलम और डिवीजन क्या फॉर्म कर रहे हैं, किंगडम, ठीक है, क्लियर है। आपको किंगडम मैंने आपको बताया, या तो प्लांटी होगा या तो किंगडम एनिमेलिया होगा, ठीक है। और ये बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना इसमें कॉमन नेम, ठीक है। अब कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो किंगडम क्या है, एनिमेलिया, मैन का, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, क्लास क्या है, मैमेलिया, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, फैमिली क्या है, होमिनिडी, जीनस क्या है, होमो, बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस। फिर हाउसफ्लाई की बात करेंगे, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया, क्लास क्या हो गया, इंसेक्टा, ऑर्डर क्या है, डायप्टेरा, फैमिली क्या है, म्यूसिडेई, जीनस क्या है, मुस्का, और बायोलॉजिकल नेम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका, क्योंकि घर घर में पाई जाती है। मैंगो प्लांट में आता है, फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्म, क्लास क्या है, डाइकॉट, ऑर्डर क्या है, सैपिंडेल्स, फैमिली क्या है, एनाकार्डिएसी, ठीक है। जीनस क्या है, मैंगीफेरा, बायोलॉजिकल नेम क्या है बच्चों, मैंगीफेरा इंडिका। फिर आता अगेन वीट, ठीक है, किंगडम प्लांटी, फाइलम एंजियोस्पर्मा, क्लास क्या है, मोनोकोटिलेडन, ऑर्डर क्या है बच्चों, पोएल्स, फैमिली क्या है, पोएसी, जीनस क्या है, ट्रिटिकम, और बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों लिविंग वर्ल्ड आपका पूरा पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेंशन ऑन कमेंट सेक्शन, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।